Hello guys, I'm here with so many interesting questions, subtopics, topics and quizzes. Okay, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं कि आज हमारे टॉप चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल है। प्रीवियस वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल का माउथ पोर्शन बकल कैविटी कंप्लीट किया था। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या है, मैं एक बार टेक अ लुक। डाइजेशन इन ह्यूमन, पहले हम अमेजिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है चोकिंग सेंसेशन या हिकअप्स। हिकअप्स मींस हिचकी, क्यों आती है हिचकी, उसके बारे में जानेंगे। फिर फूड पाइप, ओसोफेगस के बारे में जानेंगे। बकल कैविटी के बाद यही जाता है फूड हमारा। उसके बाद स्टमक के बारे में जानेंगे। फिर और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्विज के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें विलाई, एसिमिलेशन के बारे में जानेंगे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। फिर डायरिया के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर से एक क्विज टाइम रहेगा और हमारा समरी रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? आपको मैं टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम सेम चैनल, इसी नाम से मैंने चैनल खोला है। उस पे साइंस क्लासेस विद गुंजन सिंह, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। ओके, चलिए। एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ से शुरू होता है? एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट हुआ और एनस तक जाता है। वही एलिमेंट्री कैनाल। फूड माउथ से ही पचना शुरू हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट माउथ में जाता है बक्कल कैविटी, उसके बाद ओसोफेगस में जाता है। ओके, फिर कहाँ जाता है? उसके बाद देखिए, ये रहा पहले बक्कल कैविटी में गया, उसके बाद ओसोफेगस में गया। बक्कल कैविटी का मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको बस बता रही हूँ कहाँ कहाँ जाता है, फिर मैं आराम से एक वन बाई वन बताती हूँ फटाफट। ओके, चलिए। उसके बाद कहाँ जाता है? फिर स्टमक में जाता है, ये रहा स्टमक आपका। उसके बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, क्या होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए। हाँ, हमने क्या बोला था? पहले हम हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन क्या है? जब आप खाना खाते हो तो कभी कभी आपको हिचकी आती है ना, वही हिकअप्स है। क्या होता है उसमें? जस्ट क्या है? Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or choking sensation. फिर क्या हुआ? आप हंसे, बात किए, बोलते हैं ना खाते समय बात मत करो, नहीं तो आपका जो निवाला है वो फंस जाएगा। तो उसी वजह से हिचकी आती है, उसी वजह से हिकअप्स होते हैं। और मैं बताती हूँ कैसे क्या होता है। एक Okay, this happens when food particles enter the food windpipe, यानी ट्रैकिया। windpipe को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो the windpipe carries air from the nostril to the lungs. It runs adjacent to the food pipe. जो हमारा windpipe है, जो गले के पास है windpipe, और आपका जो food pipe है ओशोफेगस, वो दोनों adjacent है, एक दूसरे से पैरेलली लगे हुए हैं। ओके, बट इनसाइड द थ्रोट, गले में क्या होता है? एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज भी उनको फॉलो करना रहता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? फिर कैसे ये पॉसिबल होता है कि जब खाना खाते हैं तो बस खाना विंड ओसोफेगस में ही जाता है, और जब सांस लेते हैं, जब हवा लेना रहता है, जब ब्रीदिंग करते हैं, तो वो हमारे ट्रेकिया में ही जाता है। वो क्यों होता है? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, फ्लैप लाइक वाल्व, एक फ्लैप लाइक वाल्व होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप।
ओके, ये क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस जो है ना वो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कैसे शीशा, इधर प्रेशर पड़ा तो इधर झुक गया, इधर प्रेशर पड़ा तो इधर झुक गया। ओके, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, एक मिनट। ये रहा आपका एपिग्लॉटिस है, ये रहा आपका एपिग्लॉटिस है। देखिए इस समय ट्रैकिया में जा रहा है, खाना आप खा रहे हो तो आपका ये ट्रैकिया को कवर किया हुआ है। और जब आप खाना खाओ, जब आप सांस लोगे तब वो ये ओसोफेगस को कवर किए रहेगा, ताकि आप ये डिस्टर्ब नहीं हो। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये ऐसे ही करता है, वो लचीला होता है, कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज बोन से बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। ओके, ये देखिए आपका ये ओसोफेगस है और ये आपका ट्रैकिया। ओसोफेगस मतलब ये फूड पाइप है आपका, ठीक है, और ये आपका ट्रैकिया है, ये क्या है आपका विंड पाइप है, और ये आपका मैंने बताया ना एपिग्लॉटिस है। ओके, तो फिर क्या होता है, ये हमेशा तो अच्छे से काम करता है, फिर लेकिन कभी क्या क्या होता है, जब आप बोलते हो खाते समय तो वो क्या होता है, इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप में अगर बाई चांस पहुंच गया, वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स आर कफ। इस वजह से ही हमको हिचकी आती है या कफ होता है। तो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे स्लोली करके आप पानी पियो, ताकि आपको अच्छे से वो जो आपका फंसा हुआ है वो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स चला जाएगा, फिर ये अच्छे से एपिग्लॉटिस वर्क करना शुरू कर देगा। ओके, चलिए सेकंड टॉपिक पे मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है सेकंड टॉपिक? आपका डाइजेशन ही है। जस्ट ए मिनट। ये एपिग्लॉटिस क्या है उसके बारे में। एपिग्लॉटिस इज ए लीफ शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू located in the throat behind the tongue and eye and in front of larynx, यानी वॉइस बॉक्स। वो रॉन्ग लिखा गया, इन फ्रंट ऑफ नहीं लिखा। ये लैरिंग्स वॉइस बॉक्स के बिहाइंड द टंग एंड द इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स के वॉइस बॉक्स जो आपका लैरिंग है उसके सामने रहता है और ये टंग के पीछे रहता है। When a person swallow the epiglottis, force backward to cover the entrance of the larynx, so food and liquid do not enter the windpipe and the lung. तो इसके वजह से ही आप जब खाना खाते हो तो वो सेम पैसेज फॉलो करते हुए भी वो आराम से खाना भी आप खा लेते हो, और जब आपको सांस लेना होता है तो सांस भी ले लेते हो, पर ब्रीदिंग करना हो तो ब्रीदिंग भी कर लेते हो। पर आपको ध्यान देना रहता है कि आप ब्रीदिंग और आप खाते समय बात ना करो, नहीं तो फंसेगा, वो दिक्कत कर जाता है। फंक्शन क्या है एपिग्लॉटिस का? मेन फंक्शन इज टू सील अप द विंड पाइप ड्यूरिंग eating. It also helps with some aspect of sound production in certain languages. कुछ लैंग्वेज बोलते समय भी एपिग्लॉटिस का यूज होता है। और वैसे तो इसका फंक्शन अभी आपने देखा कि कैसे ये अपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये कवर कर देता है, जब जरूरत पड़ता है ओसोफेगस को कवर कर देता है, जब जरूरत पड़ता है ये विंड पाइप को कवर कर देता है। ओके, अब ओसोफेगस में कैसे, यहाँ पे बक्कल कैविटी था, हमने बक्कल कैविटी में खाना पचा दिया। लास्ट वीडियो में हमने बक्कल कैविटी में पचाया था। तो क्या कैसे क्या होता है एक्चुअली, हम लोग क्या क्या लेते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, मिनरल्स, विटामिन, वाटर्स लेते हैं ना खाने में। बट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन होता है, लेकिन किसका किसका डाइजेशन नहीं होता है? मिनरल्स का नहीं होता है, विटामिन का नहीं होता, और वाटर का नहीं होता। वाटर ऐसा निकल जाता है और मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में वो चले जाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। कैसे होगा वो सब मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। ओके, ये आपका ओसोफेगस में है। ओसोफेगस में खाना कैसे नीचे जाता है, क्या होता है कि ये खाना नीचे ही जाता है, क्यों ये खाना ऊपर नहीं जाता है? जस्ट ए मिनट। क्या हुआ, थोड़ा सा मेरा माइक गिर गया, थोड़ा डिस्टर्बेंस कर। ओके सॉरी, मैं कहाँ पे थी, एक सेकेंड। हाँ, तो ये मैंने क्या बोला कि क्यों ये खाना नीचे ही जाता है। मैं खाना खाती हूँ तो जैसे वोमिटिंग बाहर होता है, वो नीचे क्यों जाता है?
एक रीजन होता है, ये क्या जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप इंक का वो स्वीजर होता है ना, ऐसे निचोड़ निचोड़ के ऐसे करते हैं ना, तो वो नीचे जाता है। क्या होता है, इसमें प्रेशर क्रिएट कर, पहले दबाया इसमें उस प्रेशर के साथ, तो कंट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर कंट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ। ओके, उसी की वजह ऐसे ही इसका इसी स्ट्रक्चर, इसी मैकेनिज्म पे ये काम करता है। ये देखिए अपर ओसोफेजिकल स्फिंक्टर है ये, यहाँ पे ये इसका लोअर इसोफेजिकल स्फिंक्टर है, और ये आपका इसोफेगस है। ये खाना नीचे जा रहा है, पता है कैसे जा रहा है, पेरिस्टालसिस मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, और एक चीज और, यहाँ पे खाना बकल कैविटी में पचा, पर बकल कैविटी में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू क्या, वो पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट हुआ है डाइसैकेराइड में। अभी वो फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपका फुल्ली डाइजेशन जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, सभी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ओके, आपको याद होगा ना, हमने बकल कैविटी में कैसे हुआ था, बकल कैविटी में जो आपका एक हम लोगों ने टेस्ट भी किया था वहां पे, आयोडीन टेस्ट। माउथ में जब हम मेरा सलेवरी ग्लैंड से मिलके शुगर बन गया, तो उसने आयोडीन टेस्ट वो नहीं दिया, क्योंकि वो शुगर बन गया था। आयोडीन टेस्ट सिर्फ स्टार्च पे देता है ना आयोडीन टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आयोडीन टेस्ट दिया था, क्योंकि उसमें वो अभी स्टार्च था, वो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। मतलब स्टार्च को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, फिर उससे थोड़ा सा कम मॉलिक्यूल्स मिलके डाइसैकेराइड्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज पे जो हमें फाइनली मिलने वाला है वो क्या है, ग्लूकोज मिलने वाला है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ओसोफेगस में क्या होता है, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ पैसेज है। ये खाना क्या करता है, ये माउथ से बकल कैविटी से खाना लेके, आपका खाना लेके, फूड पार्टिकल्स लेके, जो आपका सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टमक तक लाता है। ओके, चलिए अब कहाँ जाएगा खाना, अब आपका खाना जाएगा स्टमक में। थर्ड कंपार्टमेंट इज स्टमक। ओसोफेगस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Esophagus is the muscular tube which connects your mouth to your stomach. मैंने जैसे बताया आपको, when you swallow food, the wall of esophagus squeeze together, contract. This move the food down the esophagus to the stomach. This food pipe runs along the neck and the chest, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट डिस्क्राइब किया। ओके, ये देखिए स्टमक में आ गया खाना हमारा। स्टमक में भी बहुत करामात होता है। स्टमक में क्या होता है, एक अंदर म्यूकस की बहुत मोटी लेयर होती है, और इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, और इसके अंदर, हाँ एक चीज और आपको बताऊं, ये सब डाइजेशन होता किससे है, ये सब डाइजेशन में मदद करते हैं, एंजाइम्स मदद करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो मदद करते हैं, या जूस मदद करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें आपका एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। ये आपका स्टमक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रहा आपका ओसोफेगस से ये जुटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद खाना आपका कहाँ गया, उसके बाद खाना गया आपका स्टमक में गया। ठीक है, ये देखिए म्यूकस का लेयर दिखा रहा है, फिर सब म्यूकोसा है, म्यूकस है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। इसके अंदर एक्सियल होता है, और क्या क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट हुआ था डिस्कवरी में, वो मैं आपको बताती हूँ। वो लास्ट टाइम आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था। ओके, क्या हुआ, पहले आपको ये स्टमक के बारे में बता दूं क्या क्या है। द स्टमक इज अ थिक वार्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे। ये क्या होता है, ये जे के आकार का था, शेप का क्या था, फ्लैटेंड जे, मैंने अभी जस्ट दिखाया ना आपको। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे चौड़ा वाला पार्ट है। ठीक है,
It receives food from the food pipe at one end, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, and opens into the small intestine at the other. अब इसके बाद फर्स्ट में क्या था, माउथ बकल कैविटी में, सेकंड मैंने क्या बोला, ओशोफेगस में, थर्ड क्या है, स्टमक में, फोर्थ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब खाना जाएगा उसके बाद. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस. अभी आपने देखा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो भी मैंने आपको बताया, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये सब हेल्प करते हैं खाना को पचाने में, डाइजेस्ट करने में. द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. म्यूकस, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका इतना स्ट्रांग होता है ना, अगर ये म्यूकस की लेयर ना रहो तो आपका पूरी बॉडी जल जाएगी. ओके, द एसिड किल्स में, बट क्या होता है, ये इसका बेनिफिट देखिए क्या है. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic. इसकी वजह से आपका जो मीडियम होता है ना, एसिडिक हो जाता है. आपको एक आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी. एसिडिक जब होता है तो पीएच लेवल क्या होता है, तो उसका पीएच कम होता है तो एसिडिक होता है. And helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे क्या, माउथ में क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ पॉलीसैकेराइड. कार्बोहाइड्रेट जो था पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट हुआ डाइसैकेराइड में. और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हुआ, यहाँ जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन कन्वर्ट हुआ सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि क्या है, पेप्टाइड्स है, पेप्टोन्स है. इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो बनेगा लास्ट में, वो क्या रहेगा, अमीनो एसिड्स. जैसे कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनेगा लास्ट में, ग्लूकोज बनेगा. वैसे जब तक प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स नहीं बनता है, कैसे बनता है, फार्मूला क्या है, वो सब मैं 1 by 1 आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, तब तक ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा. ओके, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन बोला था. ये थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन. क्या हुआ था इनके साथ, इनका हमारे जैसे खून का रिश्ता होता है, इनसे हमारा पेट का रिश्ता है. कैसे, जरा जानते हैं. ये जो क्या हुआ, इनको एक बार गोली लग गई और इनके स्टमक बुरी तरह इंजर्ड हो गई. ओके, तो फिर वो एक डॉक्टर के पास गए. उनका नाम था, वो ब्रिटिश डॉक्टर थे, विलियम ब्यूमोंट. विलियम ब्यूमोंट ने उनका जान तो बचा लिया. वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे, तो उनकी जान पे आ गई थी. वो मतलब वो अगर वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो मर जाते, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, लगभग 200 साल पहले की बात है, 1800 समथिंग. मैं अभी बताती हूँ किसमें, मुझे याद नहीं है जस्ट. तो पर एक कुदरत का करिश्मा कहिए या एक उनकी गलती थी, और हम लोगों के लिए बोलते हैं ना, किसी की बर्बादी किसी की अपॉर्चुनिटी होती है. तो उस बेचारे को मरे तो नहीं, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ये एक फिस्टुला उनका यहाँ छूटा रह गया, वो घाव जो नासूर बन गया था. और ये महोदय जो क्या कहे, इनसे आराम से यहाँ से इनको सब दिखता था कि स्टमक में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, वो क्या क्या डाइजेस्ट कर रहा है. वो क्या कहते थे, वो सैंपल ले जाके लैब में और पूरा उसका टेस्ट वगैरह करके बहुत इन्होंने रिसर्च किया, बहुत इन्होंने रिजल्ट दिया, और लास्ट में इतना कुछ इन्होंने किया कि इनको एक उपाधि दिया गया, फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी. ओके, चलिए मैं बताती हूँ इनके बारे में. ये देखिए, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज accident. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged and chest wall and made a hole in this stomach, जिसकी वजह से उनके स्टमक में एक होल हो गया था. He was brought to an American ब्रिटिश नहीं है, मैं वहां पे ब्रिटिश बोल दिया था, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, विलियम ब्यूमोंट. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Okay, वो ठीक तो कर दिए, पर उन्होंने अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से वो होल रही गया. उतना उस समय उतना इन्वेंशन भी तो नहीं हुआ था. ब्यूमोंट, वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया था. ब्यूमोंट took it as a great opportunity. उनको एक मौका मिल गया to see the inside the stomach through the hole. He made some wonderful observation. उन्होंने बहुत से ऑब्जर्वेशन किए.
ऑब्जर्व किया, बहुत सी चीजें उसमें हो रही हैं। वो पहले ही बोलते थे कि केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन है, पर वो हाइपोथेटिकल था। बाद में उनको प्रैक्टिकली वो देखने को मिला और दुनिया के सामने वो ला दिए। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। उन्होंने देखा कि जो स्टमक में फूड है वो चर्निंग हो रही है, वहां पे उसका मंथन हो रहा है पूरा एकदम, जैसे होता है ना वो मक्खन निकालते हैं वैसे हो रहा है वहां पे। इट्स वाज secretes a fluid which could digest the food. Okay, he also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. उन्होंने नोटिस किया कि स्टमक का वाल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है वो तभी खुलता है जब वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये आपका क्विज जो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था वो है, उसको मैंने बता दिया आपको। आप लोग भी कोशिश करो, मुझे लेजी स्टूडेंट नहीं पसंद। आप आज भी मैं जो क्विज पूछूंगी उसका आप लोग जवाब देना, नहीं मिले चलेगा, पर ये नहीं कि मैम तो आंसर लेके आएगी, कौन मेहनत करे, ऐसा मत करिएगा। ओके, ये रहा, ऐसे ही कुछ था उनका स्टमक। यहाँ पे उन्होंने बैंडेज लगा दिया ये, और यहाँ पे ये फिस्टुला यही रह गया, जिसकी वजह से वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि अंदर ये देखिए स्टमक का जो एसिड है HCl, ये ग्रीन कलर से शो कर रहा है, वो सब उनको दिखता था। और ये जो स्फिंक्टर है उन्होंने देखा ये तभी बंद होता है जब यहाँ पे डाइजेशन पूरा फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, तभी ये स्फिंक्टर खुलता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं खाना कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। ओके, अब उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, ये देखिए, ये है इससे अटैच्ड है, ग्रीन कलर से जो डिनोट किया गया वो क्या है, ड्यूडनम। ओके, उसके बाद जो ये कनेक्ट हुआ लाइट ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है वो क्या है, जेजुनम। ओके, और ये जो डार्क ब्राउन से दिख रहा है वो क्या है, इलियम। देखिए, स्टमक से कनेक्ट हुआ ड्यूडनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। ठीक है, अब कहाँ क्या होता है, किसमें क्या क्या जूसेज हैं, कौन सा एंजाइम है, क्या करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। कहाँ कहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं होते और कहाँ कहाँ डाइजेशन नहीं होता, वो भी आप ध्यान दीजिए। ओशोफेगस में नहीं हुआ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जेजुनम में नहीं होगा। जेजुनम सिर्फ पैसेज प्रोवाइड करेगा, वो ड्यूजनम का जो खाना रहेगा सेमी डाइजेस्टेड, वो खाना वो यहाँ पे इलियम तक ले जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए पर देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है। जस्ट ए मिनट, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका ड्यूडनम है वो 3 जगह से वो तीन चीजों से कनेक्ट है। वो एक लीवर से, दूसरा गाल ब्लैडर, ये देखिए एक सेकेंड, ये आपका लीवर है, ये उसका लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, और ये गाल ब्लैडर से कनेक्ट है दूसरा, और एक और चीज से वो कनेक्ट है आपका ड्यूडनम, वो आपका पैंक्रियाज है, उससे कनेक्ट होता है। और उनके उनके जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ये आपका पैंक्रियाज है, ठीक है, ये गाल ब्लैडर उधर था आपका, वो लीवर से अटैच था, आपको दिख रहा था। ठीक है, ये ड्यूडिनम का पैपिला है। ठीक है, अब खाना कैसे पच रहा है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। बुझो का एक क्वेश्चन भी है आपके फर्स्ट वीडियो में ही था, मैं लेना भूल गई थी। उसने पूछा है कि इतनी लंबी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई इतना ज्यादा होता है 7.5 मीटर्स। सोचो, इमेजिन करो कितना ज्यादा लंबा होता है, फिर वो कैसे हमारे इस छोटे से शरीर में फिट बैठता है। क्यों, क्योंकि वो हाईली क्वाइल्ड होता है, इस वजह से वो फिट बैठता है। ओके, इट रिसीव्स, अभी आपने फोटो देखा ना उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का,
It receives secretion from the liver. मैंने बोला liver से connect है and the pancreas. Besides its var also secretes juice. इसके अलावा वो pancreas भी देता है कुछ gastric juices जिनके नाम क्या है वो सब मैं आपको बताती हूँ. Pancreas देता है, liver भी देता है. ये आपका गाल ब्लैडर नहीं देता क्योंकि वो स्टोरेज का काम करता है. द लीवर इज अ रेडियस ब्राउन ग्लैंड. अभी देखा ना लीवर का पिक्चर देखा ना. सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. ये आपका बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. इट सीक्रेट्स बाइल जूस that is stored in a sac called the gallbladder. ये आपका जो लीवर है ना वो हमेशा काम नहीं करता है. वो एक बार क्या करता है, जूस बना देता है और उस जूस को गाल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर कर लेता है. ठीक है. और जो लीवर है, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का गाल ब्लैडर खराब हो गया हो तो उसको बेचारे को लीवर को बार बार काम करना पड़ता है. उसकी वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है और खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस वजह से. और अन्यथा अदरवाइज इसमें इसका रीजेन्युएशन बहुत ज्यादा होता है. रीजेन्युएट बहुत जल्दी करता है. जैसे जैसे हमारी स्किन करती है वैसे ये भी करता है. कहाँ पे थे हम, एक सेकेंड. ओके. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. और यहाँ पे क्या होता है आपका, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लीवर में फैट का डाइजेशन होता है. और वो फैट क्या होता है, फैट डाइजेस्ट होके फैटी एसिड्स बनते हैं. The pancreas is the large cream colored gland located just below the stomach. स्टमक के नीचे होता है पैंक्रियाज, जिसका भी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया. द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड. जो इसका इलियम में है ना, फुल्ली डाइजेशन इलियम में होता है. ये ड्यूजिनम आपको याद है, कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल दीजिए कि मैं स्पीड थोड़ा स्लो करूं या आपको फास्ट करवाना तो फास्ट करो. ओके. क्वालिटी टेक्स टाइम, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको पूरा अपना द बेस्ट दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो थोड़ा. ओके. द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नॉलेज. कहाँ पे थे हम लोग? वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द food. The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and protein into amino acids. तो उससे क्या हुआ, अब फुल्ली डाइजेशन हो गया. कैसे हुआ, कौन कौन सी जूस सिक्रेट हुई, कहाँ से सिक्रेट हुई, मैं बताती हूँ. ये देखिए, जस्ट ए मिनट, पिक्चर देखिए. आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका इलियम पोर्शन है उसमें, जस्ट ए मिनट, इलियम में विल्ली करके स्ट्रक्चर्स होते हैं. हाँ, ये आपका फिंगर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं विल्ली में. वो सारे डाइजेस्ट जो आपके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया. वो सब ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा. इसका एब्जॉर्प्शन लेयर बढ़ जाता है क्योंकि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. अगर ये पूरा प्लेन रहता तो नहीं होता. ये देखिए, हर फिंगर में वो चारों ओर से वो एब्जॉर्ब करेगा, हर ओर से, उससे उसका एब्जॉर्प्शन लेयर बढ़ जाता है और वो पूरे अच्छे से एब्जॉर्ब करता है. ये देखिए आपका इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. ये देखिए, ये विल्ली का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है. ये थिन एपिथेलियम है. वन सेल थिक टू इंक्रीज डिफ्यूजन रेट. माइक्रोबिलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. माइक्रोबिलाई से क्या होता है, ये सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है.
ठीक है। लैक्टियल क्या है इनका, ये चीनी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, ये बिल्ली क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तो खाना पच गया पूरा, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन आए, अब एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे होगा? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. Singular form क्या है इसका? villus. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food materials. Okay, the absorbed substances are transferred by the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. अब आपका ये सब डाइजेशन हुआ, देखिए अब डाइजेशन की जस्ट अपोजिट होगा। अब ये सब डाइजेशन हुआ तो जो हम एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये ग्लूकोज ब्रेक होगा और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे रिएक्ट करेगा ग्लूकोज और ब्रेक होगा और एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी पहले उसको बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये लेती हूँ। ये रहा, कहाँ से हम शुरू किए थे? कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एंजाइम्स है। माउथ और बक्कल कैविटी में क्या हुआ? वहां पे सेलेवरी एमाइलेज था, सेलेवरी ग्लैंड से सेलेवरी एमाइलेज सिक्रीट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका जो कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च था, पॉलीसैकेराइड्स, वो क्या था? वो माल्टोज में या शुगर में डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। फिर ओसोफेगस में क्या हुआ? ये सिर्फ फूड ट्रांसफर का काम करता है, इसमें कोई एंजाइम या ग्लैंड नहीं पाए जाते, नहीं होते। ओके, फिर स्टमक में आया, स्टमक में क्या हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसेस निकले जो कि एंजाइम्स है, और ये दो तरह के एंजाइम्स निकालता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? फूड प्रोटीन को ही पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन याद रखिए, पेप्सिन फूड प्रोटीन को, जैसे हम लोग पल्सेस वगैरह लेते हैं वो फूड प्रोटीन, और रेनिन क्या होता है? रेनिन केसिन प्रोटीन को, सिर्फ दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है ना उसको ही डाइजेस्ट करता है। इसलिए ये एक भ्रम है कि सांप दूध पीता है, सांप को दूध मत पिलाइए क्योंकि उसमें रेनिन नहीं होता है उसमें, तो वो केसिन प्रोटीन वो नहीं पचा पाता है और कुछ दिन बाद वो लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होता है, लूज मोशन होने लगते हैं, फिर वो उसके बाद 1 महीने के आसपास उसकी डेथ हो जाती है। ये केसिन प्रोटीन है जो कि दूध में होता है, और बच्चे दूध पीते हैं तो फिर उसका दूध का जब आप बर्पिंग करते हो ना, उनको थपकी मारते हो, तो कभी कभी वो थोड़ा सा उल्टी करते हैं ना, वो दूध उनका दही में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी उसका रेनिन प्रोटीन, रेनिन जो एंजाइम है उस पर रिएक्ट करता है, तो वो केसिन प्रोटीन उसका कन्वर्ट होता है, वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है रेनिन प्रोटीन के, रेनिन एंजाइम की वजह से केसिन प्रोटीन का। ओके, उसके बाद हम आए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है वहाँ पे, ड्यूडनम है, जेजुनम है, इलियम है। इलियम में विल्ली मैंने दिखाया आपको अभी। जेजुनम क्या था? पैसेज था, और ड्यूडनम था वो कनेक्ट हुआ था। ड्यूडनम ड्यूडनम 3 जगह से कनेक्ट होता है, एक लीवर से कनेक्ट हुआ है, गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियास से। लीवर क्या क्या? बाइल जूस, याद आ रहा है ना आप लोग को? बाइल जूस, मेरे पास वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे लिखना पड़ा। वो इस लीवर ने क्या किया? इस बाइल जूस निकाला, जिसके वजह से फैट वहां पे टूटा, फैट कन्वर्ट हुआ फैटी एसिड में। ठीक है, फिर वो मैंने बताया ना, लीवर अपना जो एक भी बार बाइल जूस बना लेता है और गॉल ब्लैडर कलेक्ट करके रखता है। और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में क्या है? जस्ट मिनट, यहाँ इसमें क्या? नो ग्लैंड, इसमें कोई ग्लैंड नहीं है पैंक्रियाज में।
अब कहाँ थे हम लोग? हाँ, दिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे ना, एक सेकेंड, दिल्ली लास्ट में थे हम लोग। तो फिर वहाँ पे हो गया सेलुलोज, ग्लूकोज बन गया, अमीनो एसिड बन गया, और अमीनो एसिड बन गया, ग्लूकोज बन गया, ठीक है, और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन गए। अब क्या होगा? अब एसिमिलेशन क्या है? अब फिर से प्रोटीन बनेगा, फिर से फैट्स बनेंगे, फिर से प्रोटीन बनेगा, और फिर से तो उससे क्या होगा? प्रोटीन बॉडी बिल्डर बोलते हैं, प्रोटीन को बॉडी बनाएगा, फैट भी एक्यूमुलेट होगा जब जरूरत पड़ेगी फैट से हम। वैसे तो ग्लूकोज ब्रेक होगा अगर बहुत देर बाद आप खाना खा रहे बहुत दिनों तक, तो आपकी फैट आपका गलना शुरू हो जाएगा, फैट से एनर्जी लेगा बॉडी, ठीक है। इसलिए एसिमिलेशन भी बहुत जरूरी चीज है। In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. इसको भी मैंने इक्वेशन लिखा है, मैं भी दिखाती हूँ। The food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine. अब large intestine की बारी है, खाना तो पचा लिया और एसिमिलेशन भी हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन की ओर चलते हैं। चलो देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। ये देखिए, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ये जो सीकम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से कनेक्ट होता है। उसके बाद ये इसका कोलन है, ठीक है, और ये इसका रेक्टम है। इसमें डाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आपका the large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 मीटर in length. इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है, ये 1. बस 1.5 मीटर 1.5 मीटर के आसपास ही होती है। Its function is to absorb water and some salts from undigested food material. ये आपका जो digested food material है ना, उससे आपका मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ब्लड में छोड़ देता है। The remaining waste passes into the rectum, और जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम में चला जाता है। remains there is semi solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. तो इसको इजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हैं इसको, वो इजेशन प्रोसेस के थ्रू, एनस के थ्रू, जो कि प्रोसेस से इजेशन कहलाता है, उससे निकल जाता है। और इंजेशन जो हम लोग खाना लेते हैं वहां से स्टार्ट हुआ, इजेशन से निकल गया। ओके, अब देखते हैं डायरिया। डायरिया क्या है? Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. कभी कभी क्या होता है हम लोग का जो स्टूल होता है वो वाटरी होता है और लगातार आप लोग जुलाब बोलते हैं ना उसको, वो होने लगता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, उसको डायरिया बोलते हैं। इट मे बी कास्ड बाय एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, डाइजेशन या डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ उसकी वजह से हो सकता है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रेन। ये इंडिया में बहुत कॉमन है और चिल्ड्रेन में तो बहुत ज्यादा होते हैं। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फीटल, और बहुत ज्यादा अगर डायरिया हुआ, बहुत ज्यादा लूज मोशन हुए तो वो फीटल हो सकता है, आदमी की डेथ भी हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। उसमें क्या होता है आपकी बॉडी से एक्सेस मात्रा में वाटर निकल जाते हैं और साल्ट निकल जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर कुछ सजेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड। The patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. वो बोलते हैं डॉक्टर की पानी में नमक और शुगर मिला के दो। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या ORS इसको बोलते हैं। या ORS के पैक भी आते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर भी आते हैं, उनको भी आप दो। उसको क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आयन का हमारे अंदर एक
साइकिल चलता रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपके स्टूल के थ्रू वो निकलती है, वोमिटिंग में भी निकलती है। तो जब आपको वोमिटिंग हो या डायरिया हो तो आप ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर ले, ताकि उससे सोडियम पोटेशियम आयंस जो का बैलेंस जो है शरीर में वो मेंटेन हो सके, और आदमी को कमजोरी भी कम लगेगी और वो फीटल नहीं होगा। ओके, अब क्या है? ये आपका हाँ लीवर में, हाँ लिपिड ऑफ फैट जो लीवर से आया, बाइल जूस लीवर ने निकाला था ना, वो मैंने बताया था ना, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, और लीवर में कुछ चीजें रह गई हैं आपके उसमें, तो मैं सोची थोड़ा सा आपको बता दूं। उसमें कुफर सेल होता है जो उसका खुद का पैथोसाइट्स होता है। जब आप कोई ड्रग लेते हो निगेटिव साइड इफेक्ट कम करने के लिए, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और उसका वो कम करता है, या अल्कोहल आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तो उसको वो कम करता है। थोड़ी बहुत जहर को भी, एक पॉइजन को भी काट देता है। पर अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हो, तो इस पे लोड बहुत ज्यादा पड़ने लगता है, और इस वजह से लीवर काम करना बंद कर देता है, जो कि फिर फीटल हो जाता है, फिर आदमी की मौत भी आ जाती है, क्योंकि वो कितना काम करेगा। एक तो वैसे ही वो लेजी है, वो एक बार काम एक ही बार बना के बाइल गाल ब्लैडर को देने वाला में से है, और उससे आप इतना काम करवाओगे तो उस पर तो प्रेशर पड़ेगा ना, मेंटली उस पर बहुत प्रेशर पड़ जाता होगा। ओके, ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है और हैवीएस्ट आर्गन है, लार्जेस्ट भी है और हैवीएस्ट भी है। ओके, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बारे में नहीं था आपके चैप्टर में, मैं सोची था एक्स्ट्रा एडिशन करूँ। उसमें कई सेल होते हैं, पर इसमें आप मैं एक बताती हूँ, एफ सेल, जो कि आपके काम लायक है। वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। एफ सेल क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। उसमें क्या होता है, जो पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज एंजाइम रहता है, वो जो आपका डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का हुआ ना, वो उसको डाइसेक्राइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा जो इसका एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, वो क्या करता है? पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और तीसरा इसका एंजाइम क्या है? लाइपेज, वो फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और वहां पे मैंने बोला ना, एक इक्वेशन है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, वो यही है। जब आपका ग्लूकोज बन जाता है डाइजेशन के बाद, तो उससे एनर्जी कैसे हम लेते हैं? जब ब्रीदिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ये जो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद मिला है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज होता है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? 36 मॉलिक्यूल इसके रिलीज होते हैं, और ये ही इसी ये क्या है? एनर्जी है। ये सब मैं रेस्पिरेशन में आपको डिस्कस करूंगी, आपका शायद 11th लेसन है, चैप्टर है आपका। तो जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको एनर्जी मिलती है। ओके, अब क्या है? ओके, अब आपका आ गया क्विज टाइम। तो क्विज के लिए आप लोग तैयार हो? ठीक है। क्विज में क्या है? बूझो, आप ही के चैप्टर के क्वेश्चन है। बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। जो कैटल होते हैं वो सेलुलोज क्या है? वो एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका डाइजेशन करते हैं, पर हम करते हैं, हम नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? उसका जवाब आपको देना है। इस बार मैं आपको पनिशमेंट के रूप में 2 क्वेश्चन पूछी हूँ, क्योंकि आपने लास्ट में ट्राई नहीं किया है। पहली wants to know how food moves in opposite direction while vomiting। जब वॉमिटिंग करते हैं तो हमारा खाना जैसे अंदर जाता है, डाउन टुवर्ड्स स्टमक जाता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में माउथ के थ्रू क्यों होता है? ये एनस के थ्रू क्यों नहीं निकल जाता? ये सारे क्वेश्चंस की दोनों आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं मेरे आरसी स्टूडेंट्स, लेजी स्टूडेंट्स। ट्राई करो, ठीक है? ओके, मैं आपको सारे क्वेश्चंस, सारे पीडीएफ और नोट्स, और इसके बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी, और ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगी। थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए टाइम लग रहा है, बस ओके ना? तो उसमें, और मैं आप इस पे टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए,
वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे और एक्सरसाइज भी मैं आपको डिस्कस करूंगी और उसके भी नोट्स मैं आपको उस पे दे दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ, फिर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, कोई सजेशन हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक उसके नीचे दे देती हूँ, आप उस पर जाके देख लो। टेलीग्राम पे ज्वाइन होके नोट्स पीडीएफ ले लो और सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पेज पे फोकस करिए, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय।